नमस्कार विद्यार्थियों। अपन राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अराजकतावादी विचारधारा का अध्ययन आज करेंगे, जिसकी आलोचनाओं का विश्लेषण करेंगे। इससे पहले अपना अराजकतावाद के अर्थ, परिभाषा, विकास और उनके लक्षणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब इस अराजकतावादी विचारधारा के विभिन्न विचारकों ने आलोचनाएं की है, अपने तर्क दिए हैं, जिसके आधार पर उन्होंने आलोचनात्मक विश्लेषण किया है। तो यहाँ आलोचनाएं इस प्रकार है। अराजकतावादी दर्शन अपने समय का एक प्रभावशाली और उपयोगी दर्शन रहा है। इसके तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजा। इसने कुछ ऐसे विद्वानों के विचारों का प्रतिपादन किया जिसके कारण समाज को बहुमुखी प्रतिभा मिली, परंतु इन सभी गुणों की विद्यमानता पर भी इसमें कुछ दोष पाए जाते हैं। अराजकतावादी दर्शन आलोचकों की पैनी दृष्टि से बच नहीं पाया। प्रथम आलोचना है, अराजकतावादी दर्शन व्यावहारिक नहीं है। अराजकतावाद की आलोचना करते हुए आलोचकों का कहना है कि यह आदर्शवादी अधिक है, व्यावहारिक कम है। सहयोग और समानता पर आधारित राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की कल्पना, जिसमें मानव पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, यह केवल कोई कल्पना मात्र है। अपना अराजकतावाद के लक्षणों में पढ़ा था, उसकी परिभाषा में पढ़ा था कि यह राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज चाहता है और व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्र चाहता है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ऐसा व्यवहार में संभव नहीं है। व्यावहारिक जगत में या भौतिक जगत में ऐसे समाज की रचना कभी संभव नहीं है। मानव समाज स्वभाव से स्वार्थी है। जब उसके स्वभाव की पूर्ति नहीं होती है तो वो बर्बर, हिंसक होकर द्वेषपूर्ण घृणा का प्रचार करता है। समाज में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और सामुदायिक लोग रहते हैं, उसमें परस्पर संघर्ष, प्रतियोगिता आदि होती है, तो ये कभी समाप्त नहीं होती है। इन पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है, जबकि अराजकतावादियों का कहना है कि राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति सहयोगी और शांति प्रिय होता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा है नहीं। दूसरी आलोचना आलोचक करते हैं मानव स्वभाव का एक पक्षीय देना। अराजकतावादियों की आलोचना करते हुए कहा जाता है कि मानव स्वभाव के प्रति अधिक आशावादी और अधूरा ज्ञान रखती है। इसका कथन है कि मानव स्वभाव से सद्गुणी है, नितांत त्रुटिपूर्ण तथ्य है। मनुष्य सदैव ही नैतिक, सद्भावी व सहकारी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वह भी परिस्थितियों का दास होता है। मनुष्य की अपनी सीमाएं और क्षमताएं होती है। मनुष्य में गुण और अवगुण दोनों होते हैं। यानी इन विचारधारा के मनुष्य के गुणों का ही विश्लेषण किया है कि मनुष्य सद्गुणी होता है, जबकि मनुष्य में बहुत सारे दुर्गुण होते हैं और उस दुर्गुणों पर नियंत्रण करने के लिए राज्य की हमेशा आवश्यकता रहती है। तीसरा है ऐतिहासिक अध्ययन अपूर्ण और अशुद्ध। आलोचक अराजकतावाद की आलोचना करते हुए कहते हैं कि इसका ऐतिहासिक अध्ययन अपूर्ण और अशुद्ध है। ये राज्य का इतिहास बताते हुए कहते हैं कि राज्य ने कभी कोई महान कार्य नहीं किया। राज्य सदैव ही मानव का शोषण करता है, अपनी स्वतंत्रता का आनंद करता है तथा अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता का आनंद करता है, मानव का नैतिक पतन करता है। लेकिन अराजकतावादियों का यह कथन भी त्रुटिपूर्ण है। सिल्ले के अनुसार मानवता के इतिहास में जो कुछ भी अच्छे तथा प्रशंसनीय घटना आज तक हुई है, वह केवल शासित और सुसंगठित समाज में ही संभव है। आज तक की सभ्यताओं और संस्कृति का विकास संपूर्ण रूप से राज्य की सत्ता के अधीन ही हुआ है। यानी राज्य की पूरी तरह से उपेक्षा नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता संबंधी धारणा उनकी त्रुटिपूर्ण है। अराजकतावादियों की स्वतंत्रता संबंधी धारणा भी पूर्ण नहीं है। उनकी स्वतंत्रता का अर्थ निर्बाध स्वतंत्रता से लगाया जाता है, यानी पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ देते हैं। ये मनुष्य को उसकी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता पूर्ण कार्य करने की अनुमति प्रदान करते हैं। अराजकतावादी मानवीय स्वतंत्रता किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं चाहते। ये कानून व स्वतंत्रता के विरोध मानते हैं। अराजकतावादी कहते हैं कि राज्य का प्रत्येक कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है, लेकिन व्यवहार में ये होता है कि स्वतंत्र व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता, उस पर भी कुछ प्रतिबंध आवश्यक है। बंधन रहित स्वतंत्रता उस श्रृंखला हो जाती है। बंधन रहित स्वतंत्रता जंगल में ही संभव है। समाज में सीमित स्वतंत्रता की उपयोगिता और अनिवार्यता है। राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते, वे मनुष्य का संपूर्ण विकास करते हैं। राज्य तथा कानून स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। सामाजिक जीवन का लक्षण पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, सीमित स्वतंत्रता है। शिष्यों के अनुसार स्वतंत्र होने के लिए ही हम बंधन में रहते हैं। अतः अराजकतावादियों की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा भी त्रुटिपूर्ण है। धर्म निंदनीय नहीं। अपन पढ़ा था अराजकतावाद के लक्षणों में उन्होंने धर्म की भी निंदा की है, लेकिन धर्म निंदनीय नहीं है अपने आप में। इनका मानना है कि धर्म कायरता और शिथिलता पैदा कर व्यक्ति को भाग्यवादी बनाता है। धर्म केवल धनिक वर्ग के हाथों का खिलौना है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि विश्व के प्रत्येक राष्ट्र में धर्म के नाम पर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से लोगों का शोषण, लेकिन इस बात को मानकर धर्म की निंदा करना गलत है। यदि धर्म के नाम पर यदि शोषण हुआ है तो इसमें धर्म की गलती नहीं है, गलती उन
व अल्पज्ञानी तथा स्वार्थी धार्मिक कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने अपने आधार पर धर्म की संकीर्ण व्याख्या की। यानी आलोचकों का कहना है कि धर्म अपने आप में बुरा नहीं है, धर्म का जो विश्लेषण करने वाले हैं, जो धार्मिक कट्टरता है, वो अपने आप में बुरी है, इसलिए धर्म की निंदा उचित नहीं है, जैसा कि अराजकतावादियों ने किया। आलोचकों का कहना है कि धर्म विहीन अराजकतावादी सिद्धांत राक्षसवादी सिद्धांत होगा, तो धर्म एक गणना की वस्तु न होकर नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण की वस्तु है। अगली आलोचना है, राज्य अनावश्यक दुर्गुण नहीं। अपना पढ़ा था अराजकतावादियों ने राज्य को अनावश्यक बुराई कहा था, लेकिन राज्य शोषण का प्रतीक न होकर लोक कल्याण का प्रतीक है। राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग शांति व्यवस्था, आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा के लिए करता है। परिवार की ही भांति राज्य भी मानव के विकास व कल्याण के लिए अनिवार्य है। मनुष्य गुणी है, दुर्गुणी भी है। मानव के दुर्गुण पर नियंत्रण राज्य ही कर सकता है, तो राज्य एक अनिवार्य अच्छाई और सच्चाई है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि राज्य में रहकर ही मनुष्य सभ्य बनता है, तथा मानव का संपूर्ण विकास राज्य में रहकर ही हो सकता है। तो इस प्रकार राज्य को अनावश्यक बुराई मानना भी अराजकतावादियों का विश्लेषण सही नहीं है। अगला है विरोधाभासी विचारधारा, यानी अराजकतावादी विचारधारा अपने आप में भी विरोधाभासी है। अराजकतावादी विचारधारा राज्य और मानव स्वभाव का घोर विरोधाभास उत्पन्न करती है। एक और उनका विचार कि मानव निस्वार्थी, सहयोगी, सहानुभूति और प्रेम तथा दया की खान है, लेकिन वही मानव जब शासक बन जाता है तो स्वार्थी, अत्याचारी, व्यभिचारी, शोषित बन जाता है। शक्ति उसे भ्रष्ट बना देती है। मानव के चरित्र को किस प्रकार सुधारा जाए, शासकों की मनोवृत्ति को किस प्रकार लोक कल्याणकारी बनाया जाए, इन प्रश्नों का उत्तर उसके पास नहीं है। इनका भ्रम है कि शिक्षा व नैतिकता के आधार पर तथा जनमत के आधार पर राज्य का अंतकर मानव को देवी गुणों से जागृत किया जा सकता है। एक और मानव के सद्गुणी बताती है, दूसरे दुर्गुणी। एक और उसका कहना है कि राज्य एक अंतक्रांतिकारी व हिंसक साधनों से किया जा सकता है, वही दूसरी ओर ऐसे समाज की स्थापना करना चाहती है जहाँ सहयोग और सद्भावना तथा शांति हो। तो इस प्रकार उनके विचार अपने आप में विरोधाभास से मुक्त नहीं है। अगला है शक्ति प्रयोग की स्वीकारोक्ति। अराजकतावादी एक ही बात को बार बार दोहराती है, घूम फिर कर एक ही बिंदु की पुनरावृत्ति करती है। अराजकतावादी अपनी भावी समाज की जो आदर्श रूपरेखा प्रस्तुत करती है वह इस अस्पष्ट और भ्रमित है। एक और उनकी मान्यता है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए तथा उस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, और दूसरी ओर वे समाज की व्यवस्था का, लोगों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ऐसे स्वैच्छिक संघों को सौंपना चाहते हैं जो वर्तमान राज्य की तरह ही कार्य करे। यानी वो राज्य की तो आलोचना करते हैं, राज्य को नहीं चाहते अराजकतावादी, लेकिन वो संघों की स्थापना चाहती है जो अपने आप में एक तरह से विरोधाभासी है। निश्चित रूप से बहुसंख्यक अपने निर्णय की शक्ति को अल्पसंख्यकों पर थोपेंगे। इस समाज में शक्ति व सत्ता का बोलबाला रहेगा। बर्ट्रैंड रसेल के शब्दों में, अराजकतावादियों की इच्छा अनुकूल यदि सरकार बल का प्रयोग नहीं करेगी तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध संगठित होकर बल का प्रयोग करेंगे। अंतर केवल इतना होगा कि राज्य तथा सेवा अथवा वायुसेना स्थायी भाग न होकर अस्थायी बन जाएगा। उद्देश्य भी उसके स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा जो आलोचना की जाती है वो है राज्य अनैतिक नहीं, यानी अराजकतावादी राज्यों को अनैतिक मानते हैं, लेकिन व्यवहार में राज्य अनैतिक नहीं है। यह राज्य का लक्ष्य मानव का संपूर्ण विकास और लोक कल्याण करना है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक राज्य को एक नैतिक प्राणी मानते थे। राज्य ही केवल एक ऐसी मात्र संस्था है जिसके द्वारा मनुष्य का नैतिक विकास संभव है। इस दृष्टि से राज्य एक नैतिक संस्था है। झगड़ों का समाधान कैसे होगा अस्पष्ट है। अराजकतावादी राज्य को तो समाप्त करना चाहती है, लेकिन जब मनुष्य स्वभाव से संघर्षमय होता है, संघर्ष विचारों के आधार पर हो सकता है, किसी अन्य आधार संपत्ति के आधार पर हो सकता है, तो इनका निपटारा कौन करेगा जब राज्य ही नहीं रहेगा। तो इसका भी उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। प्रत्येक संपत्ति चोरी नहीं है। अराजकतावादी की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि वे प्रत्येक प्रकार की संपत्ति को चोरी मानती है। व्यक्ति संपत्ति इतनी बुरी नहीं होती जितना कि लोग समझते हैं। व्यक्तिगत संपत्ति उत्तरदायित्व को जन्म देती है, उसका विकास करती है, संपत्ति का मूल्य बढ़ता है, संपत्ति का प्रयोग सर्वोत्तम तरीके से समाज हित में व समाज प्रयोग में लगाया जाता है। इस प्रकार अराजकतावादी जो संपत्ति को चोरी मानती है, व्यवहार में संपत्ति का भी अपना महत्व है। ये व्यक्ति को उत्तरदायित्व जिम्मेदारी सौंपती है। हिंसात्मक पद्धति अनुचित नहीं। अंत में आलोचक यह भी कहते हैं कि अराजकतावादी राज्य धर्म व्यक्तिगत संपत्ति का अंतक्रांतिकारी व हिंसक साधनों के द्वारा करना चाहती है। इस आधार पर उनकी आलोचना की जाती है। हिंसात्मक पद्धति से शांति व्यवस्था भंग होती है, समाज का विकास अवरुद्ध होता है, हिंसा से कभी भी स्थायी व्यवस्था नहीं आ सकती। जबकि इनका कहना है कि राज्य को समाप्त, अराजकतावादी कहते हैं कि राज्य को समाप्त क्रांति के द्वारा या हिंसा के द्वारा किया जा सकता है, जबकि क्रांति या हिंसा का परिणाम एक दूसरी क्रांति होती है। हिंसा का परिणाम हिंसा ही होता है।
कभी शांति नहीं होती। गांधी जी के शब्दों में, यदि क्रांतिकारी पद्धति का अनुसरण करके हम पूंजीपतियों को मार भी दें तो लाभ के स्थान पर हानि होने की अधिक संभावना होगी। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी फिर कहाँ प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अराजकतावाद की अनेक आलोचनाएं, उसमें कमियां उस विचारधारा में, जो अपन शुरू में पढ़े थे उनके लक्षणों के बारे में, तो उन लक्षणों में कमियां, आलोचकों ने कई कमियां गिनाई है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।